नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, यही कहावत मेरे पे पूरी रूप से अप्लाई हो चुकी है। पिछली करीबन एक हफ्ते से, करीबन 6 तारीख से मैं हॉस्पिटल में बिजी था और कंटिन्यू मेरे पास से मेल आ रहे थे कि आप जल्दी से वीडियो बनाएं। और साथ में मेरे को 2-3 स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया कि सर RSMS बोर्ड ने जो की दी थी पहले, वो उन्होंने वहाँ से हटा ली है। तो मैंने क्रॉस चेक करने के लिए जस्ट नोटिफिकेशन चेक किया, नोटिफिकेशन के अंदर वो नहीं थी और मैंने गलती है कि मैंने क्वेश्चन पेपर में वापस जाके चेक नहीं किया। तो उस वजह से कल का वीडियो बनाया मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि अभी तक RSMS बोर्ड ने की अपलोड नहीं की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया 500 समथिंग के आसपास में व्यू आ गए थे और उनमें से करीबन 30-35 कमेंट आ गए थे कि सर ऑनलाइन उसकी जो की है और जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑनलाइन है। तो मैंने हाथों उसको देख के वीडियो को डिलीट कर दिया। तो अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे हाथों बता दिया और इससे एक सीख मिलती है कि किसी के स्टूडेंट कहने पर भी आप दोबारा वीडियो एटलीस्ट ना बनाएं और कम से कम उसे 3 या 4 बार क्रॉस चेक कर ले। तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 500 लोगों को पता, उन सबको मैं वापस ला दूँ। कल जो वीडियो बनाया था उसको मैंने डिलीट इसीलिए किया क्योंकि RSMS बोर्ड पे मास्टर की आ चुकी थी और उसके जो आंसर की भी आ चुकी है, तो वो एक ख़त्म हो चुका टॉपिक। अब बात करते हैं आज के टॉपिक में दोस्तों। 12 तारीख को अपने जैसे बात की थी, वो लिंक देंगे, तो लिंक आ चुका है और लिंक के अंदर दोस्तों उन्होंने कहा था SSO ID से आप लॉगिन करोगे तो आप उस लिंक पे ऑब्जेक्शन डालने के लायक हो जाओगे। इसमें लिखा हुआ दोस्तों कंप्लेंट बॉक्स फॉर क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको दे रखा है कि आप मास्टर सेट के अंदर जो उन्होंने मास्टर सेट दिया है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर कितना है, उनका क्या आंसर है और आपका क्या आंसर है, ये सब फिल करना पड़ेगा। साथ में आपको करीबन 500 KB की एक साइज की, मैक्सिमम 500 KB की साइज की JPG फाइल आपके ना इसमें एज ए प्रूफ आपको अपलोड करनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा था दोस्तों कि अगर आपके पास में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो कि आप कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे भेज दीजिए। मेरे पास कई क्वेश्चन आए थे दोस्तों। मेरे पास आज इस वीडियो में सारी बात करेंगे अपने कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं कि सर गलत है, लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा कि वो गलत नहीं है। उस कंडीशन में RSMS बोर्ड एकदम सही है। तो चलते हैं उन क्वेश्चन की ओर। ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 इसलिए है इस वीडियो का, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन भेजे वो मेरे पास पड़े हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी तक हैं जो मेरे पास नहीं आए हैं। तो अगर आप मुझे आज भी और कल सुबह भी अगर कुछ क्वेश्चन मुझे भेजते हैं तो मैं कल शाम को भी, यानी आज 12 तारीख है तो कल 13 तारीख को भी मैं इसके सेकंड पार्ट बना दूंगा, जिसमें मैं आपके बचे हुए वीडियोस के जो क्वेश्चन हैं उनके भी सॉल्यूशन बता दूंगा कि क्या वो सही है या गलत है। बात करते हैं आज की। आज जो मेरे पास क्वेश्चन है आप देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो हो सकता है आपकी लिस्ट में भी हो। मैं बात करूँगा आज क्वेश्चन 3 मास्टर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 3, 15, 16, 23, 25, 36, 37, 47, 51, 32, 54, 106 एंड 140। ये इतने क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में बार बार मेरे पास मेल आई थी, सर आप इनको चेक करिए, हम इन पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं। तो पहले बता दूं, क्लियर कर दूं, इनमें से मुझे मुश्किल से केवल 2 क्वेश्चन मिले जिन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। बाकी इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिस पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। तो अगर देख लीजिए आपका क्वेश्चन इसके अंदर है तो पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको इसमें लगाना चाहिए ऑब्जेक्शन या नहीं लगाना चाहिए। अगर नहीं है तो आप मुझे मेल कर दीजिए वो क्वेश्चन भी, मैं आपको डाउट बता दूंगा कि वो क्वेश्चन जो आप मुझे मेल किया है वो उस पर ऑब्जेक्शन आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार भारत में राजस्थान की रैंक क्या है। ये दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन है 2nd, 8th, 4th और 10th, चारों ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। इसके लिए जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो वहाँ पे ये आपसे पूछेगा ऑब्जेक्शन टाइप, उसके अंदर आप लिखना ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है दोस्तों 6th पोजीशन। अब ये कैसे है दोस्तों, मैं बताऊँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था, उसके अंदर इसके बारे में बताया गया था और उस आर्टिकल के अंदर एक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया था जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये है eodb.dipp.gov.in। अब मैं इतना जल्दी बोल रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि राजस्थान की रैंकिंग इसके अंदर 6th है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। उसके बाद में अगला है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 का है इसरो से रिलेटेड है दोस्तों। अभी देखते हैं, चेक करते हैं। क्वेश्चन 15 है दोस्तों कि इसरो द्वारा PSLV C39 की मदद से श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था। दोस्तों इसमें उपग्रह छोड़ा गया था IRNSS-1H। तो ये क्वेश्चन 15 का आंसर इन्होंने भी यही दिया है। इसका मतलब ये सही है दोस्तों, ये इसका आंसर सही है। RSMS बोर्ड ने जो आंसर दिया वो सही है। 20 का आंसर होगा IRNSS-1H।
इसको हरिकोटा से छोड़ा गया था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल मिशन था, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन ये बोर्ड ने नहीं पूछा है कि कंप्लीट हुआ था नहीं हुआ था, सिर्फ इतना पूछा है कि किसे छोड़ा गया था। छोड़ा गया था तो इसका आंसर ये सही है। तो आप चाहो तो इसकी वेबसाइट है इसरो की, मैं वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा। उस इसरो की जो वेबसाइट है वो है isro.gov.in। वहाँ पे लॉन्चर के अंदर जाओगे तो वहाँ पे पता लग जाएगा आपको। लॉन्चर 39 भी है, एक 41 भी है, तो आप 39 के अंदर जाओगे तो पता लग जाएगा किन किन को उसने सैटेलाइट में भेजा है, तो वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको। इसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अगला बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 15 हो गया। 16 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी कई मेल आई मेरे पास इसके रिगार्डिंग, तो मैं इसको डाल रहा हूँ कि क्वेश्चन एकदम सही है। हिंद स्वराज इसका आंसर है और RSM एसोसिएट बोर्ड ने भी इसका आंसर सही दिया है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन का जो भी ऑब्जेक्शन लगाने लायक कोई कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हिंद स्वराज सही है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यस, क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर अक्सर आंसर आप लोग बता रहे हो शेयरवेयर। शेयरवेयर तो दोस्तों होता ही नहीं है। शेयरवेयर क्या होता है तुम आपको, जब आप कोई ऐसा वर्जन है जो आप ट्रायल वर्जन के रूप में देते हो, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, तो होता है शेयरवेयर। उसके बाद आपके 30 दिन का ट्रायल हो गया या फिर 2 महीने का ट्रायल हो गया, उसके बाद उसके पैसे लगते हैं, दैट इज शेयरवेयर। अब बात आ रही है पब्लिक डोमेन की। पब्लिक डोमेन और फ्री डोमेन दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कन्फ्यूजन होती है। अब इसमें इन्होंने आंसर पब्लिक डोमेन दिया है, मेरे हिसाब से इनका आंसर सही है आई थिंक, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं चाहूँ, मैं तो खैर लगा नहीं पाऊंगा खुद, आप में से कोई अगर लगाना चाहे तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा सा फर्क बता देता हूँ मैं। फ्री डोमेन दोस्तों वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर लीगली कॉपीराइट होता है और वो आपको फ्री में यूज करने के लिए देते हैं, ठीक है। पब्लिक डोमेन जो इन्होंने दिया है उसका मतलब होता है उन पे कोई लीगली कॉपीराइट नहीं होता है, लेकिन वो फ्री में भी यूज होते हैं। तो दोनों में इश्यू किसका आ गया, कॉपीराइट का। तो पब्लिक डोमेन के अंदर तो आपका कोई कॉपीराइट नहीं है, लेकिन फ्री डोमेन के अंदर आपका कॉपीराइट होता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें चेंज है। इसका आंसर जो पब्लिक डोमेन है इसके हिसाब से इन्होंने सही दिया है, फ्री डोमेन का इसमें कहीं पर आंसर नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो देखो आपको इस पर ऑब्जेक्शन लगा देना चाहिए। बाकी देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। बाकी इसकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत कन्फ्यूजन है कि द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज़ कंपाइल्ड लीगली, और एक में संकलित किया जा सकता है, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से आपको किसी को भी एक डी के अंदर पब्लिक डोमेन का एक जो ऑब्जेक्शन है वो लगा देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं कि ये जो आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, मुझसे पूछा गया था जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है उसी को इसका बेनिफिट मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी RPC के अंदर अभी मेरे फ्रेंड से बात हुई थी, उन्होंने, वैसे मुझे पहले पता था लेकिन फिर भी कंफर्म कर दूं कि उन्होंने मुझे बताया कि इसका बेनिफिट सबको मिलता है। जो भी आप इसमें आप लगाओगे कि आपने कोई ऐसा लगता है क्वेश्चन जिसमें आपका ऑब्जेक्शन है, तो उसका बेनिफिट अगर आपको मिला है तो उसका सबको ही मिलेगा उसका बेनिफिट। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे के भरोसे मत बैठना कि वो लगा देगा वो लगा देगा। तो अगर आप लगते हो कि आप अपने मंजिल के बहुत क्लोज हो और एक दो क्वेश्चन आपको इस पार या उस पार कर सकते हैं, तो आप एक बार ऑब्जेक्शन जरूर लगाइए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगाने के लिए पहला था 3 और दूसरा है 23। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। उसमें प्रोसेस डेटा व इन्फॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर लोग इन्फॉर्मेशन सेट बना रहे हैं, सेट बता रहे हैं, वो गलत है। इसका आंसर नॉलेज ही होगा। तो आप कहीं पे भी चेक कर लेना, कोई ऑब्जेक्शन मत लगाना, इसका आंसर नॉलेज ही होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेट तो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हो गया। ये पूछ रहा है प्रोसेस डेटा व इन्फॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलता है, मतलब ये थर्ड प्रोसेस होगी। पहले डेटा को प्रोसेस करेंगे, इन्फॉर्मेशन निकलेगा, फिर डेटा और इन्फॉर्मेशन को आपस में ज्वाइन करके जो निष्कर्ष निकलता है उसे क्या बोलते हैं, नॉलेज। तो इसका आंसर जो नॉलेज है वो एकदम सही है। इस पर ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी कोई चाहे तो लगा सकता है, मेरे अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 25, उसके बाद में बात आती है 36 की। 36 है दोस्तों। इसके अंदर ये है एथरनेट की स्पीड। एथरनेट की सामान्यतः स्पीड क्या होती है। बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है और इन्होंने इसका आंसर 10 Mbps है, कुछ क्वेश्चन में इसका आंसर 100 Mbps है, कुछ के अंदर 10 और 100 दोनों है। अब दोस्तों पहली बात तो इसका जो असली आंसर है वो है, देखो 10 Mbps की स्पीड होती है, 100 Mbps की स्पीड होती है और एक गीगाबाइट एथरनेट होता है, इसमें 1 Gbps की भी स्पीड होती है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है, प्रूफ देना है, तो फ्रोजन की बुक आती है, ये है बहरोज ए फ्रोजन की बुक होती है, जो स्टैंडर्ड बुक है और कई अपने एकेडमिक जो डिग्रियां हैं उनमें लगती भी है,
उस बुक के अंदर 446 नंबर पेज पर, दोबारा सुन लो, फ्रोजन की नेटवर्किंग की जो बुक है, कंप्यूटर नेटवर्क की जो बुक है, उसमें 446 नंबर पेज पर फास्ट एथरनेट नाम का जो टॉपिक है, वहाँ पे आपको इसमें क्लियर लिखा हुआ है इसकी स्पीड 100 Mbps होती है। तो इसका मतलब 10 Mbps भी हो गया, 100 Mbps भी हो गया। अब दोनों ही आंसर में किसी में 10 आ रहा है, किसी में 100 आ रहा है, और एक ऐसा क्वेश्चन भी है, सेट भी है, जिसके अंदर दोनों आंसर आ रहे हैं, एक में 10 भी है और साथ में 100 भी है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन 100% आपके गलत होगा और इसके बोनस अंक आपको मिलेंगे। तो जब आप इसके लिए ऑब्जेक्शन लगाओ तो वहाँ पे ऑप्शन में क्या चूज करोगे, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग हो सकता है। इसमें देखो मल्टीपल ऑप्शंस आर राइट, इसका ऑब्जेक्शन इस प्रकार से लगाओगे, मल्टीपल ऑप्शंस आर राइट, क्योंकि किसी में ए सही है, किसी में बी सही है, किसी में दोनों सही है। इस प्रकार से आप इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो क्वेश्चन 3 हो गए अभी। क्वेश्चन नंबर 3, 23 और 36, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब बात चलते हैं दोस्तों 37 क्वेश्चन में, स्टाइल शीट फाइल विल नॉट बी लोडेड बाय द ब्राउजर इफ यू ओमिट। कौन सा टैग लगाना अगर आप भूल जाओ तो आपकी स्टाइल शीट ब्राउजर पे डाउनलोड नहीं होगी और लोड नहीं होगी। तो उसका देखो आंसर, कई लोग बता रहे हैं स्टाइल, दैट्स रॉन्ग आंसर। स्टाइल नहीं होता, रिलेट, REL, रिलेशन। जो ये जो टैग है, अगर आप REL लगाना लिख कर स्टाइल शीट लिखना छोड़ दोगे तो वो जो स्टाइल शीट है वो ब्राउजर पे लोड नहीं होगी। तो इसका RSMSOG का जो आंसर है वो एकदम सही है, आप इस पर ऑब्जेक्शन मत लगाना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, XML डेफिनेशन उल्लिखित करने के लिए XML के साथ प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना, D इसका आंसर सही है, इस पर आप ऑब्जेक्शन मत लगाना। उसके बाद में क्वेश्चन 51 में निम्न में से कौन सी रिकवरी टेक्निक नहीं है। इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं रिकवरी मैनेजमेंट आंसर होगा, कुछ कह रहे हैं इमीडिएट अपडेट आंसर होगा। दोस्तों ये दोनों गलत है। इसका आंसर 2 फेज कमिट एकदम सही है। 2 फेज कमिट होता क्या है, बेसिकली जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड आप डेटाबेस यूज करते हो वहाँ पे 2 बार कमिट की सुविधा होती है। उसके लिए बीच में एक कोऑर्डिनेटर लगता है जो ये 2 फेज कमिट को पूरा यूज, टेक्निकल चीज़ है पूरा। कभी मैं 2 फेज कमिट के बारे में डेटाबेस पढ़ाऊंगा, जब इसमें बता दूंगा आपको कंप्लीट। वैसे बता दूँ कि बेसिकली रिकवरी टेक्निक 3 प्रकार की ही होती है। पहली होती है डेफर्ड अपडेट, दूसरा इमीडिएट अपडेट, तीसरा होता है शैडो पेजिंग। ये 3 बेसिकली रिकवरी टेक्निक ही यूज होती है। और रिकवरी मैनेजमेंट अपने आप में टर्म है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर है 2 फेज कमिट। तो किसी को भी डाउट है ऑब्जेक्शन लगाने के लिए तो दिमाग से निकाल देना, 2 फेज कमिट इसका सही आंसर है। प्लीज़ अपने 100 रुपये खराब मत करना, ऑब्जेक्शन मत लगाना इस पर। ये सारी मेरी रही है, आप चाहो तो अपने लगा सकते हो, फिर भी कुछ नहीं। मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं बता सकता हूँ, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों है 51 के बाद में 72 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म में सही सम्मिलित नहीं है। ये तो देखो सही था, उसके बावजूद बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसमें आंसर सिंपल सा है, अलवर का लादाराम व्यास है, उनका कोई लिंक नहीं है। अलवर के जो संस्थापक हरिनारायण शर्मा थे, जो 1938 का उनसे लिंक है, तो वो आंसर उधर सही है। तो RSMSOC बोर्ड ने जो इसका आंसर दिया है 72 क्वेश्चन का, वो सही है, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन है 106। हाँ, फायरवॉल का क्या उपयोग है, इसके बारे में भी बहुत से लोगों ने इसके बारे में बताया कि सर इसका आंसर RSMSOC बोर्ड ने गलत दिया है। बोर्ड ने इसका आंसर दिया है इंटरनेट से इंटरनेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना। दैट्स एग्जैक्टली राइट आंसर, ये ही इसका एकदम सही आंसर होगा। क्योंकि देखो किसी भी फायरवॉल का यूज होता है एक लोकल नेटवर्क को बाहर के नेटवर्क से बचाना। लोकल नेटवर्क को बोलते हैं इंट्रानेट। तो उस इंटरनेट को, इंटरनेट के बीच में एक फायरवॉल लगती है। तो इधर इंटरनेट और बीच में होती है फायरवॉल। तब इंटरनेट से जो इंटरनेट के बीच में जो पैकेट्स होते हैं उनको फिल्टर करने का काम होता है फायरवॉल का, इसलिए इसका आंसर बी सही है। अब इसमें ए आंसर है इंटरनेट से आने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना। ये अगर आंसर तब सही होता जब इसमें बी ऑप्शन नहीं होता, इंटरनेट वाला। बी ऑप्शन इसके अंदर है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। एक और इसमें इशू आ रहा है, कई लोग कहते हैं सर सी आंसर होना चाहिए, इंटरनेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना। ये इसका प्राइमरी काम नहीं होता है। ये जाने वाला काम क्या करता है, फायरवॉल को बता दूँ आपको। जैसे कि कभी आपके कंप्यूटर में फायरवॉल से भी कोई, अगर आपका कोई वायरस है या उसके अंदर एंटर कर जाता है कंप्यूटर में, तो वहाँ से वो एक्शन ट्रिगर करता है वायरस। जैसे अपने जहाँ से भी जिसने भी उसको भेजा है उसे बोलते हैं फोन होम। उसके अंदर वो जहाँ से वो भेजता है उसको एक एक्शन भेजता है कि हाँ भी मैं यहाँ पर मैंने इस सिस्टम के अंदर एंटर हो चुका हूँ, आप अपना एक्शन ट्रिगर कर सकते हो। उस कंडीशन के अंदर फायरवॉल उस एक्शन को भी रोकता है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। और
चौथा इसमें ऑप्शन है तेज ई कॉमर्स के लिए पैकेट्स का तीव्र याता सुनिश्चित करना, इसका तो लिंक नहीं है। तो फाइनली इसका आंसर जो एकदम सही है वो है इंटरनेट से इंटरनेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना। दैट्स राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। आप प्लीज कोई ऑब्जेक्शन मत लगाना, आपके 100 रुपये फालतू में जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 140 क्वेश्चन है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ये है 2 स्टेटमेंट्स ऑल पेन्स आर बुक्स, सम बुक्स आर पेन्स, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर जो उन्होंने दिया है वो एकदम सही है। इसका आंसर डी है, आई थिंक डी ही है, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ डी, इसका आंसर डी है। दोनों में से कंक्लूजन कोई भी नहीं निकलेगा। ये मैंने इस प्रकार से बनाया भी हुआ है। ये देखिए आप इसमें कि आप पहले कलम होगी, कलम जो होंगी वो सारी कलम के ऊपर क्या हो जाएगी, पेंसिल को राउंड कर दोगे और उसी पेंसिल के अंदर आप क्या करोगे, किताबों को भी राउंड कर दो। अब जरूरी नहीं है कि सारी किताबें कलम हो या सारी कलम किताबें हो, ऐसा इसका निष्कर्ष मैंने निकाला है और फाइनली मेरा आंसर ये निकला है कि डी जो उन्होंने आंसर दिया वो एकदम सही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 140। क्वेश्चन नंबर 54 ये बीच में रह गया है, अभी देखते हैं 54 को भी। और भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। दूसरा, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कई लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट करा था कि ड्राइंग, फोटोग्राफिक मूवीज और सिमुलेशन ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ड्राइंग, फोटोग्राफ, मूवीज तो सबको पता है। सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग होती है जो पायलट्स की, उनको ऐसा नहीं है कि लाइव एयरक्राफ्ट उनको दे दिया जाता है, उनके लिए एक सिमुलेशन बनाया जाता है जिसके अंदर लगता है कि हाँ वो एयरक्राफ्ट चला रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मारुति की, सुजुकी में, जहाँ पे आप कार सीखते हो तो वहाँ पे सिमुलेशन होता है। वहाँ पे ऐसा एनवायरमेंट बनाते हैं ताकि आपको लगता है कि आप रियल में रोड पे कार चला रहे हैं, उसको बोलते हैं सिमुलेशन। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है। कई लोगों ने इसका आंसर होता है एनिमेशन। दैट्स रॉन्ग। ये सारा का सारा जो है पूरे ड्राइंग्स, फोटोग्राफिक्स, मूवीज और सिमुलेशन ये चारों आते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। इसीलिए इसका आंसर ग्राफिक्स है जो एकदम सही आंसर है। क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक पूरा चैप्टर लगता है, बीसीए के अंदर भी लगता है, इंजीनियरिंग लगता है, वहाँ के अंदर सीजी के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स ब्रॉड चीज़ है जिसके अंदर ये एनिमेशन, इमेजेस, मूवीज, फिल्म इंडस्ट्री खुद अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आती है। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर ही आती है। हो सकता है नॉन टेक्निकली आप इसको एनिमेशन के रूप में जानते हो, लेकिन टेक्निकली बात करें और डेफिनेशन की बात करें तो इट ऑल दिस कम्स इन ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो इसका आंसर एकदम सही है। आप कोई भी ऑब्जेक्शन मत लगाना। फिर भी किसी को लगता है कि एक बार लगाने में क्या हर्ज है तो आप लगा सकते हो, लेकिन मेरा जहाँ तक नॉलेज, जहाँ तक मैंने क्रॉस चेक किया इन चीज़ों को, उनके अकॉर्डिंग ग्राफिक्स इसका सही आंसर है। तो ये हो गया 54। आई थिंक जो क्वेश्चन आए मेरे पास वो सब आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो मेरे को पता था, जो भी अभी आप लोगों ने भेजे हैं वो उनका मैंने क्रॉस चेक करके आपको बता दिया। इसके अलावा भी आज वीडियो देख लो, जिसको भी लगता है कि उसके क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आए हैं तो वो क्वेश्चन भी आप मेरे को भेज सकते हैं। मैं इन क्वेश्चन में देख बता दूंगा कि आपको उन पर ऑब्जेक्शन आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आज तो 12 तारीख है, अभी तो 2 दिन लिंक और खुला हुआ है, तो आप कल शाम तक भी मेरे को भेज दोगे तो मैं कल शाम को एनालिसिस करके उनका कल रात को ही इसका एक पार्ट सेकंड बना दूंगा, ताकि पता लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन का अपने को ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। एक बार 2 दिन 3 दिन पूरा हो जाए, ऑब्जेक्शन वाला पूरा चैप्टर पूरा हो जाए, 14 तारीख के बाद में अपने डिस्कस करते हैं कि कितनी कट ऑफ अभी जा सकती है। तो दोस्तों ये था आज का इसके पार्ट 1 के बारे में। मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर, कल मिलते हैं शाम को अगर आप मुझे भेजते हो तो, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। और देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। और अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। धन्यवाद।